हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूँ एक और टॉपिक के साथ डिस्कशन के लिए। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में थर्मल प्रॉपर्टी या मैटर से रिलेटेड पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े वहाँ पे। आज हम लोग उसी सिलसिले में कुछ छोटे छोटे वर्ड आज पढ़ने वाले हैं। आज कोई बड़ा टॉपिक नहीं होगा, आज छोटे छोटे वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटा सा पहले वर्ड से। जो आज का सबसे पहला वर्ड है वह है हमारा थर्मल रेडिएशन। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं वो सब हम रेडिएशन के बारे में, थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो जान लें कि व्हाट इज थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो सपोज करो ये बॉडी है हमारे पास, बहुत आसान है। मेरे पास ये बॉडी है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, इससे रेडिएशन निकलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो रेडिएशन निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इससे निकलते हैं, जब हम टेम्परेचर को इस बॉडी का इंक्रीज करते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या बोलते हो आप, थर्मल रेडिएशन बोलते हो। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया थर्मल रेडिएशन। अब जो नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग है हमारी वो है आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, देखो जरा अब ये होता क्या है, इसको एक भाषा समझे आराम से। जैसे सपोज दैट ये मार्केट है आपकी। ठीक है, ये है आपकी मार्केट और ये है आपकी कंपनी। ये आपकी कंपनी, आपने शुरू में कंपनी लॉन्च की, अपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो भी मार्केट में बिल्कुल ही नहीं था। तो आपने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना मार्क सप्लाई दिया तो बहुत ज़्यादा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आप दूसरी बार इसको सप्लाई दोगे मार्केट को तो उतना तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जरूर तो ना सारा का सारा बिक गया हो, कस्टमर कस्टमर ले गया उस दुकानदार से। तो दुकानदार क्या करेगा, उससे थोड़ा सा कम लेगा। अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तब तो सब बिक जाएगा। अगर नहीं हुआ तो तीसरी बार क्या होगा, वो दुकानदार मना कर देगा धीरे धीरे कि भैया अब हम नहीं ले पाएंगे, और चौथी बार तो बिल्कुल ही नहीं लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे आपकी जो सप्लाई थी वो कम हो रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है कि सपोज दैट ये हमारी है एक हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर है टी। ये रखा है सराउंडिंग में, मान लेते हैं ये सराउंडिंग है और इसका टेम्परेचर है आपका टी नॉट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये हॉट बॉडी जो है इस बॉडी को, ये अपने सराउंडिंग को क्या करेगा, टेम्परेचर, ये अपनी एनर्जी दे देगा। ठीक है, इसको और आसान शब्द में समझते हैं। देखो जरा, सपोज करते हैं ये बॉडी है, ये हॉट बॉडी है और ये क्या है आपकी कोल्ड बॉडी है। ठीक है, अभी इसके पास मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके पास 0 है। अभी इसके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस देख लें तो सबसे ज्यादा है। अब ये हीट इसको देगा, ये गेन करेगा, तो हो क्या होगा, इसकी हीट धीरे धीरे कम होगी और इसकी हीट धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब इसके होगी 0, 5, 10, 15, 20 और इसकी 50, 45, 40, ये धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका बढ़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कम होता जाएगा। तो जो न्यूटन ने बताया कि दो बॉडीज के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है। बस यही था। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नॉट। मतलब ये चीज जो मैंने लिखी थी कि ये बॉडी का टेम्परेचर और इस सराउंडिंग के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि इस बॉडी से इस बाहर हीट जाएगी। और जितना कम होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हॉट बॉडी है और यहाँ पर मैंने एक हॉट बॉडी ही रख दी है, लेकिन उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे यहाँ पर बहुत लेस हीट जाएगी और यहाँ पर जाएगी मोर हीट, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने लगा दिया माइनस।
माइनस इसलिए कि समय के साथ साथ, अभी देखिए यहाँ पर 50 यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो समय के साथ साथ ये जो डिफरेंस है ये घटता चला जाएगा। बस माइनस ये दिखाता है कि समय के साथ साथ जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो घटता चला जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी आपकी घटती चली जाएगी। बस यही आपका माइनस साइन यहाँ पे दिखाता है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, माइनस लगा दो यहाँ पर टी माइनस टी नॉट, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक छोटा सा फॉर्मूला। के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, जहाँ पे के है आपका ये कांस्टेंट है, ठीक है। बस तो न्यूटन ने क्या बताया था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। देखिए दो वर्ड आपको मिलेंगे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या मिलेगा रेट ऑफ कूलिंग। देखिए वर्ड मैंने दो अलग अलग लिए हैं लेकिन दोनों का मतलब यही है, ठीक है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग, ठीक है। ये सामने आपका लिखा हुआ है और यहाँ से हम आपको एक ग्राफ से भी इसको दिखा सकते हो कि जैसे इस तरीके से ये टाइम है आपका, ये टाइम, ये आपका टाइम हो गया और ये आपका टेम्परेचर, ठीक है। ये ग्राफ से भी आपको दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और भैया ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये लिखने के लिए शॉर्ट नोट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे कुछ वर्ड और हैं, जैसे मैं पहले वर्ड लिखे दे रहा हूं, जैसे है रिफ्लेक्टेंस, ठीक है, फिर है एब्जॉर्बटेंस, फिर एक वर्ड आता है ट्रांसमिटेंस। ये तीन वर्ड आते हैं, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। देखो जरा ये होता क्या है, जो रिफ्लेक्टेंस है ये कहता है कि उस बॉडी पे टोटल रेडिएशन कितना इंसिडेंट हो रहा था, उस बॉडी पे टोटल रेडिएशन इंसिडेंट कितना होता है, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट, ठीक है। यहां पर भी वही रहेगा, उस बॉडी पे टोटल रेडिएशन कितना इंसिडेंट हो रहा था, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट, ठीक है। और सेम टू यहां पर है कि उस बॉडी पे टोटल रेडिएशन इंसिडेंट, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेंस में कहता है कि उस बॉडी से कितना एनर्जी या कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया, कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। यहां लिख देंगे अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यहां पे क्या लिख देंगे, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, और यहां पे क्या लिख देंगे, अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिट, अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिट, ठीक है। बस ये रिलेशन एक रेशियो हो गया कि कितना रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हो रहा था टोटल और कितना वो रिफ्लेक्ट हो गया, कितना इंसिडेंट हो रहा था कितना एब्जॉर्ब किया, कितना इंसिडेंट होता कितने उसने हम लोग को अपने आप से ट्रांसमिट कर दिया। ये इन दोनों का, इन तीन वर्ड का मतलब हो गया, रेशियो होता है। अब सबसे खास चीज जो आपको बताने जा रहा हूं कि स्मॉल आर प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन आपको ध्यान देना है कि ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट, कि रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, इन सभी का सम करोगे तो इक्वल 1 के बराबर।
ठीक है, तो ये हो गया छोटे छोटे वर्ड्स जिनका हमको मतलब समझ। एक और वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, एमिसिविटी। ये भी एक छोटा सा वर्ड है, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या, देखो, टोटल एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड इन पर यूनिट एरिया, in per unit area and in per unit time of a body। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी उस बॉडी से एक पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना निकल रही है, कितना रेडिएट हो रही है वो एनर्जी। और इसका हमको कंपैरिजन किससे करना है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड इन per unit area and in per unit time of black body। अब एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ, दूसरा टॉपिक यहाँ पर एक आ गया वर्ड ब्लैक बॉडी, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर जो एमिसिविटी होता है, ये भैया रिलेशन होता है कि किसी भी बॉडी से पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना वो एनर्जी रेडिएट हो रही है, निकल रही है। और ब्लैक बॉडी से उतने ही एरिया से उतने ही टाइम में कितनी एनर्जी निकल रही है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एमिसिविटी कहलाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये एप्सिलॉन हो गया, ई स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई, इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। ये हो गया एमिसिविटी। छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको समझना रहता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि भी मैं ब्लैक बॉडी का नाम दिया, तो ब्लैक बॉडी होती क्या है ये समझ लेते हैं। ब्लैक बॉडी, ठीक है, आपने देखा होगा कोई बहुत सारी बॉडी होती है, ऐसी होती हैं कि जैसे इस पे कोई चीज आप इंसिडेंट करो, वो क्या कहती है, कुछ देर के बाद में वो या तो रिफ्लेक्ट कर देती हैं या ट्रांसमिट कर देती हैं। ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी एक ऐसी बॉडी जो अपने पर पड़ने वाले रेडिएशन को ना तो रिफ्लेक्ट करे ना तो ट्रांसमिट करे, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले जाए, वो जो बॉडी है वो क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी कहलाती है। ठीक है, वो बॉडी क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो यहीं पे वर्ड आपको कभी कभी मिल जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली मतलब होता है कि आइडियल रूप से वो एक भी रेडिएशन को एमिट ना करे। तो एक ऐसी बॉडी जो अपने पर पड़ने वाले हर एक रेडिएशन को क्या करे, अब्सॉर्ब कर ले जाए, वो कहलाता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, बस। अब उसके बाद एक और छोटा सा रूल आता है, किरचॉफ रूल। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि गुड एब्जॉर्वर इज आल्सो अ गुड एमिटर। गुड एब्जॉर्वर यहां लिखे दे रहे हैं, गुड एब्जॉर्वर इज आल्सो अ गुड एमिटर। ठीक है, जो बॉडी जितनी जल्दी जितनी अच्छी तरीके से हीट को एब्जॉर्व कर सकती है, उतनी ही अच्छी तरीके से हीट को वो एमिट भी कर सकती है, ये किरचॉफ ने बताया। बस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं। एक और लॉ है हमारा, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ, ठीक है। देखो ये क्या होता है, स्टीफन ने बताया कि किसी भी बॉडी से
पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से निकलने वाला जो रेडिएशन है उस बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि किस, जैसे मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी की पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दो वर्ड आपको यहाँ पे, पर यूनिट टाइम ध्यान रखना है और पर यूनिट एरिया ध्यान रखना है, बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो इसको लिखते हैं तो यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट लगा देते हैं एक, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ये होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यहाँ सिग्मा क्या है आपका, ये कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है 5.67 10 की पावर -8। ठीक है, अब आती है बात इसकी यूनिट की। मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखिए जूल लिख देते हैं और यहाँ पे केल्विन की पावर -4 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो लिखते क्या है, E अपॉन टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, लेकिन ये चीज भी तो है भी, है कि नहीं, जो हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन में लिखते नहीं यहाँ पे, तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपका सेकेंड इनवर्स मीटर पावर माइनस। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब उसके बाद में नेक्स्ट और एक छोटा सा लॉ आता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब ये क्या होता है, इन्होंने बताया, वीन्स ने बताया कि ब्लैक बॉडी से अगर मान लो रेडिएशन एमिट होता है, अगर ब्लैक बॉडी से रेडिएशन एमिट होता है, क्योंकि टीचर्स ने बताया था गुड एब्जॉर्बर इज आल्सो गुड एमिटर, तो वो हर एक वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो बराबर नहीं करता है। जो ब्लैक बॉडी में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर एक रेडिएशन के थ्रू सेम नहीं होता है, उसका पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा हो जाता है। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एम, कि इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग उसको जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो वीन ने कहा कि ये जो लैम्डा एम है जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको जब हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल b कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ये हो जाता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो b है ये आपका वीन्स कांस्टेंट हो गया और इसकी जो वैल्यू होती है भैया 2.9 इंटू 10 की पावर -3 और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर और के। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट ने, वीन्स ने बताया कि जो ब्लैक बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर एक रेडिएशन के थ्रू सेम नहीं होता है, पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के में उसका जो रेडिएशन में एनर्जी ट्रांसमिशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उस पर्टिकुलर को दिया गया लैम्डा एम, यानी कि एक ऐसी वेवलेंथ जिस पे ब्लैक बॉडी अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करती है, रेडिएट करती है, वो हो गया आपका लैम्डा एम। ठीक है, अब ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। देखो जरा मैं इसको एक फिगर के माध्यम से इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करता हूं। ये रहा आपके सामने फिगर। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, देखिए ये फिगर, यहां पर ये है आपका वेवलेंथ है, ये है एनर्जी रेडिएटेड के एक्सेस। अब देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये 5500 किलो केल्विन है, 5045, ये ऊपर की जैसे बढ़ेगा, ये इसकी मैक्सिमम, ये इसकी मैक्सिमम पीक है, 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 ये इसकी मैक्सिमम। तो इससे देख रहे हो कि धीरे धीरे जो इसका ग्राफ है वो कर्व्ड हो रहा है। देखिए ये यहाँ पे लाई कर रहा था,
ये यहाँ पे लाई करेगा, ये वाला यहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पे धीरे धीरे ये कम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ है ये लैम्डा एम यहाँ पर, ये इससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है ये लैम्डा एम कहलाती है। ठीक है, जो लैम्डा एम है वो आपकी डिक्रीज की तरफ चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कहीं विजिबल रीजन लाई करता है, यहाँ पे हमारा विजिबल रीजन होता है। जब कोई भी रेडिएशन हमारे विजिबल रीजन में आ जाते हैं तभी हमको वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ से हम लोग ये समझ गए कि जो लैम्डा एम है उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है वो लैम्डा एम टेम्परेचर के साथ साथ जैसे उसको बढ़ाओगे लैम्डा एम आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, यही आपका वीन्स ने बताया था। तो यही कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन के साथ में आपका जो चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये आपका कंप्लीटली यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई जल्दी जल्दी सब लोग लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि इस पे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। और आपको जो चीज़ समझ में ना आए तुरंत बताइए कि सर ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, उसको फिर से बता दीजिए। तो फिर से मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बना के मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड